हेलो दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षारक व लवण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है। तो देखो कैसे देखेंगे। जैसे हमारा ये है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड है ये। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। तो देखो कैसे अभिक्रिया देखनी पड़ेगी। इसमें पहले सबसे पहले तो अभिक्रिया देखेंगे हम। ठीक है। अभिक्रिया में क्या है कि पहले कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। ठीक है। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा कॉपर क्लोराइड, कॉपर CuCl2 और चल। ठीक है। यहाँ पर ये कॉपर क्लोराइड बनाया, ये लवण है। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड ये हमारे धातु का ऑक्साइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो देखो धातु के ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो लवण और जल बनता है। ठीक है। ये अभिक्रिया जो है RRB ग्रुप डी में आई हुई है। RRB ग्रुप डी में आई हुई है ये अभिक्रिया। ठीक है। पूछा गया था कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो कॉपर क्लोराइड बनता है और जल बनता है। इसमें कॉपर क्लोराइड का कलर भी पूछा जाता है। कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, तो कॉपर क्लोराइड का कलर होता है नीला हरा। नीला हरा। नीला हरा। ठीक है। नीला हरा। देखो इसी में पढ़ेंगे हम। देखो ये कह रहा है नील हरित हो जाएगा। कह रहा है नील हरित मतलब नीला हरा हो जाएगा। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। कॉपर ऑक्साइड पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है। घुल जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। ठीक है। विलयन का नीला हरित रंग कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है। उसे बोलते हैं कॉपर 2 क्लोराइड। कॉपर 2 क्लोराइड। कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है। CuCl2 को बोलते हैं कॉपर 2 क्लोराइड। कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है। कॉपर 2 क्लोराइड। अच्छा। ठीक है। अब देखें, देखो धातु ऑक्साइड अम्ल दो धातु के ऑक्साइड की अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सामान्यतः किसका निर्माण होता है, याद रखना कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। देखो धातु के ऑक्साइड की अम्ल के संग अभिक्रिया कराएंगे। धातु के ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के संग कराएंगे तो लवण और जल बनता है। धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनता है। ठीक है। और देखो हमें ये इम्पोर्टेंट, देखो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या, देखो ये तो क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान धातु ऑक्साइड जो होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ऊपर अभी यही बताया, यही अभिक्रिया बताई थी मैंने हमें अभी कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनता है। ठीक है। तो याद रखना है धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है RRB ग्रुप डी में। धातु ऑक्साइड क्षारी धातु ऑक्साइड को क्षार की ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है। कई बार क्वेश्चन बना है धातु ऑक्साइड को क्षार की ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो मेन पॉइंट इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्षारक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं पढ़ा सॉरी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक तरह का क्षारक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक तरह का क्षार है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यह एक तरह का क्षार है। ठीक है। अच्छा अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है। तो लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के संग अभिक्रिया करता है, लवण और जल का निर्माण होता है। देखो अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया बताऊँ।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, CaOH का उल्टा है, CaOH का उल्टा है, ठीक है। इसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के संग कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस H2O, ये एक तरह का लवण है, ये लवण है ये जल है, ये CaOH का उल्टा है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है RRB टेक्नीशियन में, ठीक है। अच्छा, ये पूछा गया है कैसे कि बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के संग अभिक्रिया करता है तो CaCO3 और जल का निर्माण होता है, CaCO3 और जल का निर्माण होता है, ठीक है। CaCO3 और जल का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, पॉइंट क्या है, देखो, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अधात्विक, मैंने अभी बताया था, देखो क्या बताया था कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। लेकिन 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 देखो, लेकिन जो अधात्विक जो होते हैं, अधात्विक, ठीक है, अधात्विक जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसे होती है, उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय एसिडिक, ठीक है। ये दोनों पॉइंट पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसमें ये पॉइंट पूछा जाता है, देखो इसमें ये पॉइंट पूछा गया है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अच्छा, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन कैसे बना था, देखो, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, ठीक है, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। अच्छा, परंतु आप देखेंगे ग्लूकोज एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता, देखो ग्लूकोज और एल्कोहल जो होते हैं ना, ग्लूकोज और एल्कोहल, जो ग्लूकोज होता है वो तो एक तरह का पूरी तरह से उदासीन होता है, ठीक है, ग्लूकोज कैसा होता है, उदासीन। एल्कोहल कभी कभी तो अम्ल की बात व्यवहार करता है, कभी कभी क्षार की बात, ठीक है। अच्छा, तो ग्लूकोज एल्कोहल जो होते हैं, ग्लूकोज और एल्कोहल जो होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन बना है RRB ग्रुप डी में। ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इनमें से ऐसे क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा ऐसा है जो विद्युत का चालन नहीं करता है, तो ग्लूकोज ऑप्शन दिया था, अलग अलग दो क्वेश्चन बने हैं इसी में से, एक में ग्लूकोज दिया था ऑप्शन, एक में एल्कोहल दिया था, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों कैसे होते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ग्लूकोज और एल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर जहाँ पे अम्ल की मात्रा होगी वहाँ पे बल्ब जलेगा, वहाँ पे बल्ब जलेगा, बल्ब जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। भाई हम कैसे पता करेंगे कि इसमें मतलब विद्युत का चालन हो रहा है, तो विद्युत का चालन जो होता है आयनों के द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा। अच्छा, देखो कैसे होता है आयनों के द्वारा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, मैंने बताया था जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। ऐसा कौन सा अम्ल है जो पेट में पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। क्लोरीन का कितना होता है, 17, ठीक है। इसे देखो हम तोड़ेंगे तो ये तो एक ही है,
इसे तोड़ेंगे तो ये कैसे तोड़ेंगे, 2 8 8 और 2 10 और 7, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो अब देखो इसकी वाहतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी 7, तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन क्लोरीन, इस पर इसकी संयोजकता 1 है और इसकी संयोजकता 7 है, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन का क्या कहेगा कि इसे 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, और हाइड्रोजन क्या कहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दान करना है, ठीक है। जो ये दान करते हैं, जो दान करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, दान। तो जो दान करते हैं उस पर तो आयन प्लस के हो जाते हैं, ठीक है। और जो ग्रहण करते हैं, जो ग्रहण करते हैं उस पर आयन हो जाते हैं माइनस के, ठीक है। तो देखो H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। देखो H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। H प्लस और Cl माइनस कैसे आए पता चली। अच्छा अब देखो ऐसे ही बोल रहा है, जो HCl जो होंगे ना, HCl में क्या होगा कि ये H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही CH3COOH में CH3COOH में H, ठीक है, क्या हो जाएगा CH3COO माइनस, ठीक है, और H प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है, यहाँ में 2-3 चीज़ें, ठीक है। अच्छा इससे आगे पूछेंगे हम, इससे आगे क्या है, हाइड्रोजन आयन, देखो ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन आयन को, ठीक है, H प्लस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हाइड्रोजन आयन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, जो इस नली के बारे में पूछा गया है, ये नली है ना, ये वाली, इसमें कैसे क्वेश्चन बनाया है, इसका बस कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली का कार्य क्या होता है, ये कार्य पूछा गया है, ठीक है। तो ये पानी को अवशोषित कर लेती है, ये नली जो है कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली जो है, ये अतिरिक्त पानी को अवशोषित कर लेती है। भाई ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में बना है, आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में बना है, ठीक है। अच्छा आगे आगे क्या पढ़ेंगे, आगे देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जैसे इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में, देखो यहाँ से जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जल की अनुपस्थिति में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अणु में H प्लस आयन पृथक नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन में, ठीक है। कैसे ये आया हुआ है कि जब जल होगा तब HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, अगर जल नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं होंगे। कैसे, जैसे अभिक्रिया है, जैसे HCl, ये क्या है HCl, ठीक है। HCl है, जल के संग अभिक्रिया कराएंगे, HCl की जल के संग अभिक्रिया कराएंगे तो H3O प्लस और Cl माइनस बनता है, H3O प्लस Cl माइनस बनता है, ठीक है। अच्छा ये आया हुआ है ALP के क्वेश्चन, ALP में आया हुआ है ये अभिक्रिया जो है, कैसे आई थी मैं ये बताऊं, आई कैसी थी, बस ये आई थी कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जल के संग अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, तो H3O प्लस Cl माइनस का, H3O प्लस और Cl माइनस, ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन है, और ये क्लोरीन है, ठीक है, Cl माइनस, ठीक है। अच्छा बस यही क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जल के संग कराएंगे तो किसका निर्माण होता है, कि हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस का, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, हाइड्रोजन जो आयन है वह स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, ये जल के
अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ और हाइड्रोनियम आयन को H3O- से दर्शाते हैं। सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी टेक्नीशियन में कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, तो H3O+ रट लेना, H3O+। ऐसे ही हाइड्रोजन आयन का H+। ठीक है। अब देखो H+ H2O के संग अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होता है, H3O+। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी जेई में। ठीक है। H+ H2O के संग अभिक्रिया कराएगा तो किसका निर्माण होता है, H+ H2O के संग अभिक्रिया कराएगा तो किसका निर्माण होता है, H3O+ का, H3O+ का। अच्छा, अब देखो आगे देखेंगे कैसे। देखो H3O+ और H+ आयन प्रदान करते हैं। ये दोनों आयन कैसे प्रदान करते हैं, देखो जैसे NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये जल के संग क्रिया करेगा, NaOH जल के संग क्रिया करेगा तो Na+OH- बनता है, Na+OH- बनता है। ठीक है, Na+OH- बनता है। अच्छा, तो देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब जल के संग अभिक्रिया करेगा तो K+OH- बनता है, K+OH- बनता है। जैसे MgOH का उल्टा मैंने बताया, MgOH का उल्टा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, ये बताया था। जल के संग अभिक्रिया करेगा तो Mg2+ और 2OH- बनेगा। ठीक है, OH- Mg2+ का निर्माण होगा। ठीक है, आगे क्या है, क्या कह रहा है, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH, ये दे रहा है हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। ये जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। बस ये क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रेलवे की अलग अलग एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं। इससे आगे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अच्छा, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अच्छा, अब देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ आरआरबी ग्रुप डी में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कैसे बना है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, यही क्वेश्चन आया हुआ है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, याद रखना है। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए यहाँ से। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है। जो क्षारक जो होते हैं इनका इनका स्पर्श साबुन की तरह और स्वाद कड़वा होता है, तथा प्रकृति संक्षारक होती है। प्रकृति ये भी बनाया है, प्रकृति कैसी होनी चाहिए इनकी, संक्षारक। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये पूरा बॉक्स जो है, पूरा बॉक्स ही रट लेना, ये पूरा बॉक्स बना ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, ये बॉक्स जो है पूछा गया है, बना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं इस बॉक्स से। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है। प्रकृति संक्षारक, इन्हें कभी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। अब देखो यहाँ से आगे ये है अम्ल। मैंने बताई अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षारक OH- आयन देते हैं। बस यही क्वेश्चन आया हुआ है कि अम्ल कैसे आयन देते हैं और क्षारक कैसे आयन देते हैं। तो अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षारक OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसका निर्माण होता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। अच्छा,
अम्ल की क्षारक के संग अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, देखो H+ ये अम्ल है, OH- ये क्षार है, तो इन दोनों की अभिक्रिया कराएगी तो किसका निर्माण होगा? जल का, जल का। ठीक है, H2O, जल का। ठीक है, अच्छा अब आगे पढ़ेंगे। देखो जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया, अम्ल में वो जल में अम्ल या क्षारक की घुलने की प्रक्रिया कैसी होती है? अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है? अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, याद रखना कैसी होती है? अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अच्छा, जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। देखो यही क्वेश्चन बना हुआ है। कैसे बना है? क्या? अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए ये बनाए जल में मिलाना चाहिए। ऐसा ना हो उल्टा कर दो। ठीक है, अम्ल को जल में मिला दो या जल को अम्ल में, ऐसा करना है। जल में मिलाना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। जल में किसको मिलाना चाहिए? अम्ल में। यही क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से जल को वो कहाँ गया? हाँ, जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, अब आगे ये है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फादित होकर बाहर आ सकता है। मतलब एक अकस्मात ऐसा हो सकता है, उल्टा कर दो तो एकदम विस्फोट सा हो जाए। ठीक है, तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। जो जिस कांच के पात्र में आप क्रिया कर रहे हैं वो कांच का पात्र भी टूट सकता है अगर उल्टी क्रिया हो जाए तो। ठीक है, तो याद रखना जल में अम्ल मिलाना चाहिए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया है कि अम्ल में जल मिलाएं या जल में अम्ल मिलाएं। ठीक है, तो याद रखना जल में अम्ल मिलाएंगे। ठीक है, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया कैसी होती है? अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अच्छा, शांत जल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण मतलब अकस्मात फट सकता है वो कांच का बर्तन जो है। ठीक है, अच्छा, साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण प्रयोग किए कांच का पात्र भी टूट सकता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कैन यानी डिब्बा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के प्रदर्शन लिखे होते हैं। ठीक है, अच्छा, चेतावनी के लिखे होते हैं। आगे आगे क्या करना है? देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में। आरआरबी ग्रुप डी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आता है। ठीक है, कैसे बना है? देखो आरआरबी ग्रुप डी में भी आया हुआ है, आरआरबी टेक्नीशियन में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में भी आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, कैसे है? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, कई एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। याद रखना आयतन में कमी होती है। जल में अम्ल मिला दो या क्षारक मिला दो तो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। यहीं से यही क्वेश्चन बनाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे तनुकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तनुकरण। एवं अम्ल क्षारक तनुकृत होते हैं। बस क्वेश्चन क्या बना था, जल में या तो अम्ल मिला दें या क्षारक मिला दें तो इसके आयतन में कमी होती है, वृद्धि होती है। तो वहाँ पे ऑप्शन वृद्धि वाला भी दिया था, कमी वाला भी दिया था। ठीक है, तो प्रति आयतन में कमी हो जाती है। प्रति आयतन में क्या हो जाती है? कमी। इसे क्या बोलते हैं? तनुकरण। पूछा जाएगा तनुकरण किसे कहते हैं? तो तनुकरण किसे कहते हैं? जल में अम्ल मिलाओ या क्षारक मिलाओ, इसमें प्रति आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण। यही क्वेश्चन बना था। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ से तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं।
हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का प्रयोग अम्ल क्षारक में अंतर प्रदर्शन किया जा सकता है। देखो पिछले अध्याय में H+OH आयनों के विलयन की सांद्रता कम होना तनुकरण के बारे में पढ़ा था, अभी पढ़ा था। ठीक है, क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं विलयन में अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है? इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अच्छा देखो हम जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। मतलब सार्वत्रिक सूचक जो होता है वो ये बताएगा कि किसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, किसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा है, कौन उदासीन है, किसका रंग कैसा है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ से देखो रेलवे के अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा कैसे आए? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया। क्या विकसित किया गया? स्केल, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए या अम्ल है या क्षार है उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग किया गया यहाँ पे? पीएच स्केल का। पीएच स्केल का। अब पीएच में पी सूचक है, पी सूचक है। पी का जो अर्थ क्या होता है? देखो पी का अर्थ होता है पुषांश या पुटेंज। पुषांश कहते हो या पुटेंज, ये क्वेश्चन बना हुआ है। पी का मतलब पुषांश, जो जर्मन शब्द है, जो क्या है? जर्मन शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? शक्ति। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई पी का अर्थ क्या होता है? तो शक्ति। पी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच मानो पी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पुटेंज या पुषांश, पुटेंज या पुषांश, पुटेंज या पुषांश। देखो शक्ति। ठीक है, अच्छा इस पीएच स्केल से सामान्यतः शून्य शून्य ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये शून्य क्या दर्शाता है? देखो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे स्केल है हमारा, स्केल के बारे में अभी पढ़ाया था हमने। जैसे स्केल कैसे होगा, देखो ये हमारा स्केल है, कितने से कितने तक होता है ये बता दो। ठीक है, ये 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे होते हैं 7। ठीक है, 7 से कम जो है, 7 से कम ये अम्लीय की मात्रा को दर्शाता है। 7 से कम अम्लीय की मात्रा, 7 से ज़्यादा ये क्षारीय की मात्रा को दर्शाता है। ये क्षारीय मात्रा। ठीक है, अच्छा और ये अम्लीय मात्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बना है, देखो क्वेश्चन क्या बना है? क्वेश्चन ये बना है कि 0 जो होता है ये अम्लीय होता है या क्षारीय? तो याद रखना ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 0 होगा वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। ये रहा देखो, शून्य या शून्य जो है शून्य अधिकतम अम्लता और 14 अधिकतम क्षारीयता। जो मैंने 14 कराया था वो अधिकतम क्षारीयता को दर्शाएगा। ठीक है, ये मैंने कराया था। 0 है ये अधिकतम अम्लीयता, 14 अधिकतम क्षारीयता और 7 उदासीन। 7 में क्या आएगा? उदासीन। आगे पढ़ेंगे हम कैसे कैसे आएगा। ठीक है, 7 उदासीन। देखो ये कह रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखो यहाँ देखेंगे, हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। क्योंकि हाइड्रोजन आयन की संख्या जितनी कम होगी उसका पीएच मान उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उतना ही वो अम्लीय होगा। ठीक है, उतना ही, ज़्यादा नहीं, उतना ही अम्लीय होगा। अगर H+ आयन की सांद्रता में अगर वृद्धि हो रही है, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो वह अम्लीय होगा। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। यानी कहने का मतलब है अगर ये 0 से इधर जाएंगे 7 की तरफ, 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या होगा? पीएच मान क्या होगा? इसमें हमारा पीएच मान
पीएच मान तो बढ़ेगा, लेकिन अम्लता कैसी होगी, घटेगी। याद रखना, बढ़ती किधर है, जीरो की तरफ अम्लता बढ़ती है, ठीक है, जीरो की तरफ अम्लता बढ़ती है, और 7 से ऊपर क्षारीयता बढ़ती है, 7 से ऊपर क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। देखो, किसी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होता है, मैंने अभी बताया था 7 यहाँ पे होगा, इसका पीएच मान कैसा होगा, उदासीन, पीएच मान 7 उदासीन होगा, ठीक है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। अगर पीएच 7 से 14 के बीच है तो क्षारीय विलयन होगा। तो देखो, विलयन में OH की सांद्रता दर्शाए, OH की सांद्रता में वृद्धि होगी। अगर OH की सांद्रता में वृद्धि होगी तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय, कैसा हो जाएगा, क्षारीय। लेकिन H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय। अर्थात यह क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक संभारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। पीएच सार्वत्रिक सूचक संभारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है, संभारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बना है कि H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी तो पीएच मान कम होगा। पीएच मान कैसा होगा, कम। H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी, H+ आयन की सांद्रता में कमी, भाई H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी तो क्या होगा, वो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी, कमी होगी, कमी होगी तो ये क्या होगा, अम्लीय। H+ आयन की सांद्रता में अगर कमी है तो क्या होगा, अम्लीय। H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि है तो ये थोड़ा कम अम्लीय होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। जैसे ये चित्र बनाएंगे, ये चित्र कैसे बनाएंगे, पहले तो इसमें देखेंगे। देखो, यहाँ से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या देखेंगे। देखो, जैसे ये पूछा जाता है जठर का पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है। जठर का पीएच मान कितना हो, 1.2। नींबू के रस का कितना होता है, 2.2। नींबू के रस का कितना होता है, 2.2। शुद्ध जल का 7 और रक्त का 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान 7 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 14। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है, यहाँ पे अम्लीय कौन सा है, जठर रस। जठर रस का सीधा सीधा पूछा, जठर रस का पीएच मान कितना हो, 1.2। नींबू के रस का 2.2। शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का 14 पीएच मान, ठीक है। अब देखना, जो देखो यहाँ पे देखो लाल है, यहाँ पे 0 से 1 2 के बीच लाल लाल कलर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये लाल कलर दिखना है, ठीक है। पूछा जाएगा जठर रस का पीएच मान जो 1.2 होता है, इसका कलर कैसा होता है, तो लाल सा होता है, थोड़ा थोड़ा कम लाल, ठीक है। अच्छा, नींबू के रस का कम लाल, ठीक है। यहाँ से देखो पीला पीला सा हो गया, 3 से 4 के बीच हो, ठीक है। और यहाँ आते आते शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यहाँ पे एकदम हरा माना जाता है, कैसा माना जाता है, हरा। यहाँ से कम हरा, यहाँ से बैंगनी होता हुआ चले जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, बैंगनी। देखो इसे ऊपर वाले में बढ़ेंगे हम चित्र को। देखो इसमें देखो, लार खाना खाने से पहले, ये क्वेश्चन आया हुआ था RRB ग्रुप डी 2018 में, कि खाना खाने से पहले लार का पीएच मान कितना होता है, तो कितना हो, 7.4, कितना होता है, 7.4, 7.4, ठीक है, 7.4।